पेज नंबर 196 पे आ जाओ। चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। दो पार्ट में इन्होंने चैप्टर को डिवाइड किया हुआ, अच्छा है, दोनों टॉपिक्स आपको उतने लेंदी नहीं लगेंगे। ये पहले में अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो अकाउंट्स का इन द सेंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनका मेंटेनेंस, प्रिजर्वेशन, उसके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन, उस पर बात होगी। इंट्रोडक्शन में बेसिक बातें अगेन बताइए उसके बारे में कि जो भी आप बिजनेस ओन कर रहे हो उसकी अकाउंटिंग नेसेसरी होगी। हर चीज़ को आपको ऑन पेपर या रिकॉर्ड्स के फॉर्म में मेंटेन करना ही पड़ेगा, बिकॉज जब हम एक कंपनी चला रहे हैं तो हमें आइडिया है कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ओनर कोई और है, शेयर होल्डिंग किसी और के हाथ में, ओनरशिप किसी और के पास है, तो इट इज़ इम्प्लाइड कि आपको उनको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो विदाउट प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पीएनएल, बैलेंस शीट, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है, तो ये सब मेंटेन करना नेसेसरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट्स अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसका एक कट ऑफ पीरियड, एक ड्यूरेशन होती है। जैसे अपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मेंटेन करते हैं तो वो एक ड्यूरेशन होना चाहिए। वैसे रैंडमली नहीं हो सकता है कि कोई 6 महीने के अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, किसी ने 15 मंथ से फाइनली नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। एक स्टैंडर्ड टाइम सबको फॉलो करना चाहिए। यूजुअली फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च वाला ही सेटअप होता है। इंटरनेशनल कंपनीज जो है, जो मल्टीनेशनल है, उनमें कितनी बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि पूरा वर्ल्ड सेम सिस्टम फॉलो नहीं करता है। अप्रैल टू मार्च यूनिवर्सल नहीं है, काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज में वो जैन टू दिसंबर ही फॉलो करते हैं। तो उस वजह से वो कट ऑफ पीरियड डिफरेंट होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसमैच आ सकता है। फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अलाउ करते हैं कि अगर आप चाहो तो जैन टू दिसंबर वाला फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपकी होल्डिंग कंपनी जो फॉरेन कंपनी है वो जैन टू दिसंबर फॉलो कर रही है, आप ये अप्रैल टू मार्च करोगे, तो अगर इस वजह से आपको प्रॉब्लम आती है तो हम इसमें वेरिएशन अलाउ कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। अब कुछ टर्म्स बताए हुए अकाउंट्स के रिगार्डिंग, बेसिक डेफिनेशंस है। जैसे बोला है बुक्स और पेपर, या बुक्स एंड पेपर में क्या क्या इंक्लूड होगा। बेसिक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मिनट्स बुक है, रजिस्टर्स है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये सारे ही इस डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्ड इसमें यूज़ किया था ना, उसको वापस समझा दिया कि बुक्स एंड पेपर में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला है वो एग्जैक्टली क्या है। तो उसके अंदर भी पॉइंट्स दे दिए, ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड, एक्सपेंडेड, इन शॉर्ट कैश में जो भी खर्चा हुआ वो, सेल परचेज आपने जो किया उसके रिकॉर्ड्स, असेट लायबिलिटी के रिकॉर्ड सभी कवर हो गए। तो आपकी कैश बुक भी आ गई, आपका पीएनएल ट्रायल बैलेंस भी आ गया और बैलेंस शीट भी आ गई, सारी चीज़ें कवर कर ली। और जो 148 सेक्शन का रेफरेंस है ना, वो कॉस्ट ऑडिटिंग के रिगार्डिंग है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात उसमें होती है। ये नेक्स्ट पार्ट में जो ऑडिट वाला पार्ट है उसमें मैं सेक्शन पे बात करने वाले। उसके बाद अगली डेफिनेशन है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। फिर से देखो वही बातें कर रहे हैं जो ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डेफिनेशन के अंदर पॉइंट सेम ही है। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी इफ एप्लीकेबल। इक्विटी का मतलब है कि प्रमोटर्स का होल्डिंग, बाकी एफआईआई, डीआईआई का शेयर होल्डिंग, ये सब में अगर कुछ प्लस माइनस हुआ है तो वो भी अपडेट करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी नोट इफ नीडेड वो भी अटैच कर देंगे। चलो अगले पॉइंट पे चल रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर। हाँ, ये एक डेफिनेशन आप स्टार मार्क कर लेना, पूछते भी हैं एग्जाम में, पहले भी पूछी हुई है। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन 31st day of March every year and where it has been incorporated on or after the 1st day of January of a year, the period ending on 31st March of the following year in respect where financial statements of the company or body corporate is made up। ये मैंने आपको पहले बताया था, अपने इनकम टैक्स में बात कर रहे थे तभी भी मैंने आपको बोला था वो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन में, कि कंपनीज एक्ट में ऐसा बोला हुआ है कि अगर आप 1 जनवरी के बाद अपना बिजनेस कमेंस कर रहे हो तो आपका फर्स्ट ईयर आप उसी 31 मार्च पे एंड ना करके नेक्स्ट 31 मार्च तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में किसी भी कंपनी का जो फर्स्ट ईयर होगा वो मैक्सिमम 15 मंथ्स तक जा सकता है, ऐसी अपन ने बात की थी। इनकम टैक्स में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन कंपनीज एक्ट में पॉइंट है, बट अपन तब रिलेट कर रहे थे तो ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए वो डेफिनेशन मैंने आपको बोला कि 31 मार्च क्योंकि नेक्स्ट वाला लेना है ना, उस हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। प्रोवाइडेड में एन एप्लीकेशन में बी मेड बाय अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग कंपनी or subsidiary company or associate company of a company incorporated outside India and is required to follow a different financial year for consolidation of its accounts outside India। ये मैंने आपको बोला कि हम ट्रिब्यूनल में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि भाई हमारी जो फॉरेन एंटिटी है, जो हमारी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट है, उसका अकाउंटिंग या जो फाइनेंशियल ईयर है वो डिफरेंट है और इंडिया में फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है। अब वैसे प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के अकाउंट्स जैन टू दिसंबर बना लेंगे, यहाँ अप्रैल टू मार्च, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इशू आता है कंसोलिडेशन के टाइम पे। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि आपकी होल्डिंग और सारी सब्सिडरीज जो हैं उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स को मर्ज करके एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर
पूरे ग्रुप का बिजनेस दिखता है, टोटल रेवेन्यू कितना, एक्सपेंडिचर कितना, प्रॉफिट कितना, वो सब दिखता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कंसोलिडेशन करना है तो फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए, एक अप्रैल टू मार्च है और एक जैन टू दिसंबर है, आप दोनों को प्लस कैसे कर सकते हो, टाइम ही डिफरेंट हो गया। तो इसलिए वहां पे वो लोगों को स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है कि इन एंटिटीज को इंडिया में अलाउ किया जाए कि अप्रैल टू मार्च के बदले जैन टू दिसंबर फॉलो करे, ताकि उनकी फॉरेन होल्डिंग के साथ कंसोलिडेशन में उनको इश्यूज ना आए। तो ये परमिशन मिल सकती है, इसलिए प्रोविजो में रखा हुआ है। अब सेक्शन की बात कर रहे हैं 128, एकदम इजी सेक्शन है, सिर्फ इतना बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप मेंटेन करते हो वो रिकॉर्ड्स आपको कहाँ पे रखने होते हैं। तो हम बार बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे आपको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, हमने बात की थी। Section 128 specifies that the company must prepare and keep at its registered office the books of accounts and other relevant books and papers and financial statements for every financial year। ठीक है, the books of accounts must give a true and fair view, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, ट्रू एंड फेयर व्यू। इसकी एक शॉर्ट नोट है पीछे, अभी लास्ट पेपर में भी उन्होंने पूछी थी। The books of accounts must be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting। ये आपने अकाउंटिंग के बेसिक में पढ़ा होगा 11th-12th की थियरी में, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री सिस्टम, अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस, ये आपने पढ़ा हुआ है, सेम बात। प्लेस ऑफ कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर से वही आ गया, रजिस्टर्ड ऑफिस वाला पॉइंट रिपीट। अच्छा, इसमें एक प्रोविजो दिया हुआ है, उसकी बात की है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी और जगह पे रखनी हो तो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल जरूरी होगा, फिर आप शिफ्ट कर सकते हो, ये भी हो सकता है। When the board so decides, the company is required within 7 days of such decision to file with ROC a notice in writing giving full address of that place। तो ROC को बताना तो पड़ेगा ना कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, और उसके लिए जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो फाइल करके आप उनको इंटीमेशन दे दो, और 7 डेज में आपको ये अपडेट करना है जब से आपके बोर्ड ने डिसीजन ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, टाइम के साथ चीज़ें अपग्रेड हो गई है। फिजिकल रजिस्टर अब रेयरली कोई अपडेट करता है, सब कुछ कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, सॉफ्टवेयर में एंट्रियाँ हो रही है, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। बस इसमें कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप डेटा मेंटेन कर रहे हो तो डेटा एक्सेसिबल होना चाहिए, रिट्राइवेबल होना चाहिए, और अगर उसकी प्रिंट आउट निकालने की जरूरत पड़े या उसको एक्सेस करने की जरूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि वो विजिबल ना हो। तो फिर अगर वो फाइल करप्ट हो गई, आप वो बोल रहे हो फाइल ओपन नहीं हो रही, सब कुछ डेटा अंदर ही है, जब विजिबल नहीं है तो वो ना होने के बराबर है। दूसरा, इसमें बैकअप रखने के लिए भी ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपका डेटा आप बैकअप करो, क्लाउड सर्वर पे स्टोर करो, फिर ये मत बोलना डिलीट हो गया। तो ऐसी सब एक्सक्यूजेज हम नहीं सुनेंगे, अगर आप ये सब मेंटेन करते हो ठीक से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पूरा डेटा मेंटेन करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो ये यहाँ पे अलाउ कर दिया इन्होंने। अंदर की लैंग्वेज में टेक्निकल पॉइंट कुछ भी नहीं है, आप 2 मिनट लेके सिर्फ इसको पढ़ लो एक बार, मेंटेनेंस वाले आंसर को। कुछ भी ऐसा डाउट लगता है तो बोलो, अभी रीड कर लो।
पढ़ लो ना, इतना कितना दुख है। बोलो, रीड किया है? कुछ क्वेरी बाकी रीड करना? हो गया कंप्लीट? हो गया? पूछना है? कुछ नहीं समझ आया हो? क्लियर? एकदम सिंपल आंसर है। लास्ट में वो बोला है ना, कंपनी शैल इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार ऑन एनुअल बेसिस at the time of filing of financial statement the following details: name of the service provider, internet protocol address of the service provider, location। तो आप डेटा जहाँ पे स्टोर कर रहे हो, कोई क्लाउड सर्वर या ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन है, उसका आईपी एड्रेस, ये सब डिटेल देनी पड़ेगी। ये फॉर्मेलिटीज़ है जो आपको पूरी करनी है, जिससे उनको पता चले कि हाँ डेटा प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है, और इन फ्यूचर हम कभी इन्फॉर्मेशन मंगवाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ठीक है, तो उसकी श्योरिटी के लिए मांग रहे हैं, आप प्रोवाइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस वाले केस में तो ये है कि या तो आप ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स में हेड ऑफिस पे मेंटेन करो, या अगर आप ब्रांच पे मेंटेन करना चाहते हो सेपरेटली तो इट इज ओके। सिर्फ उसकी जो समरी है ना, वो हेड ऑफिस के पास होनी चाहिए। तो पूरा डेटा ब्रांच पे ही रहेगा, लेकिन उसकी एक समरी रिपोर्ट रेगुलरली, उसमें बोलते हैं क्वार्टरली बेसिस पे मंगवा लो। तो एवरी क्वार्टरली बेसिस पे समरी रिपोर्ट जो है वो हेड ऑफिस के पास एज अ बैकअप अवेलेबल होनी चाहिए। तो उतना ही कंप्लायंस है, ज़्यादा कुछ नहीं बोला। प्रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने साल तक संभाल के रखना पड़ेगा, तो नॉट लेस देन 8 ईयर्स बोला हुआ है। तो एटलीस्ट अगले 8 साल तक तो आपको वो रिकॉर्ड संभाल के रखने ही है। और अगर कहीं पे कोई इन्वेस्टिगेशन या ऐसा कुछ चल रहा है किसी अकाउंट्स को लेके, और वो इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा हुआ नहीं है लेकिन 8 साल हो चुके हैं, तो फिर जब तक वो इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता या सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक आपको नहीं बोलती, तब तक आपको वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, इवन दो 8 ईयर्स खत्म हो चुके हैं, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इम्प्लाइड है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बुक, ये काम तो केएमपी पे ही आने वाला है ना। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम किसका होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, जो फाइनेंस के इंचार्ज हैं, सीएफओ, या और भी कोई पर्सन जिसको अलाउ किया गया हो या जिसको ये ड्यूटी दी गई, उसको संभालना पड़ेगा। चलो, तो 128 के साथ वो स्टोरी कंप्लीट है। 129 की बात कर रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। छोटा सा टॉपिक है, लैंग्वेज के साथ ही कवर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू देना जरूरी है। तो वर्ड आप फिर से हाईलाइट कर लो, क्योंकि नीचे उसकी शॉर्ट नोट है। ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड सुनने में बड़ा सिंपल है, उस पर शॉर्ट नोट पूछ ली तो लिखना भारी पड़ जाएगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो कैसे आता है कैसे नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें यह भी बोला कि शेड्यूल 3 फॉलो करना जरूरी है, एक वो भी रेफरेंस दिया हुआ है। अपन स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें लिस्ट की होती है। शेड्यूल 3 जो है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करने का फॉर्मेट बताता है, और वो फॉर्मेट में हमने देखा था जो वर्टिकल बैलेंस शीट आजकल बनती है, पहले अलग था, वो टी फॉर्म में बैलेंस शीट होती थी, अभी उसको चेंज कर दिया। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहीं पे प्रिस्क्राइब्ड है शेड्यूल 3 में। उसके पहले पुराने कंपनीज एक्ट में रिवाइज शेड्यूल 6 था, जिसके अंदर वो टी फॉर्म में बैलेंस शीट आती थी। नया एक्ट आया, शेड्यूल चेंज हो गया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हर जगह उन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया। तो इसके रेफरेंस की वजह से ही हो रहा है ये। और एक सेक्शन 133 का भी रेफरेंस दे दिया। 133 काफ़ी जगह बीच बीच में लिखा हुआ आता है, वो सिर्फ इतना बोलता है कि आप जो भी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो ना, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी है। ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है, आपने अभी सिलेबस में कहीं पढ़े नहीं है और ज़्यादा डिटेल में आते भी नहीं है। ग्रुप 2 में आपके वो पेपर 5 में थोड़ा बहुत उसका रेफरेंस है, लेकिन वेटेज उतना नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब मिनिमम गाइडलाइंस है। अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पे आपको उतना तो फॉलो करना ही पड़ेगा जितना वहाँ बोला है। डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है, फिक्स असेट्स के बारे में बोला है, इंटेंजिबल असेट के बारे में क्लैरिफिकेशन है। तो उसमें बोला है कि मेंटेन करने के लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो उसके हिसाब से हम भी चलेंगे। इम्प्लाइड बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, इनका रेफरेंस है सेकंड पॉइंट में। इनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर कंपनीज। ये 3 कंपनीज के नाम ध्यान रखना, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों एंटिटीज का फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफरेंट है। उनके लिए अलग प्रेजेंटेशन होता है और उनको वही फॉलो करना पड़ता है। बाकी कंपनीज के लिए जो शेड्यूल 3 बोलता है वो हम करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी लेड इन द एजीएम ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो एजीएम होती है, उसमें स्टेटमेंट सारे शेयर होल्डर्स के सामने रखे जाते हैं और उनका अप्रूवल लिया जाता है। ये कॉमन प्रोसेस है। इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर अ कंपनी हैज 1 और मोर सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज, इट शैल प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड अंडरलाइन कर लेना,
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी अकाउंट्स में एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन अपने सिलेबस में अभी इतना डिटेल में आएगा नहीं। कंसोलिडेशन का मेजर रीजन वही है, ग्रुप के पूरे अकाउंट्स को एक साथ मर्ज करके पूरे ग्रुप में क्या हो रहा है उसको डिफाइन करना। इंडिविजुअल अकाउंटिंग सेग्रीगेशन या सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग के लिए काम आती है कि मल्टीपल बिजनेसेस हम कर रहे हैं, मल्टीपल कंपनीज है हमारी, तो इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन टुगेदर पूरा ग्रुप कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए कंसोलिडेटेड डेटा जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो उसकी बात कर रहे हैं, नेसेसरी है तो मेंटेन करना पड़ेगा। कंपनी शैल ऑल्सो अटैच अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट a separate statement containing the salient features of the financial statement of its subsidiary or subsidiaries and associate or such companies in the given form। मैंने बोला इंडिविजुअल डेटा तो आपको देना ही है, कंसोलिडेटेड डेटा अगर जरूरी है तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम क्लास ऑफ कंपनीज फ्रॉम एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, वो हो सकता है। अब ये ट्रू एंड फेयर व्यू जो बार बार बोल रहे हैं ना, ये क्या होता है ये बताया। अगर आपको इसी के बारे में शॉर्ट नोट पूछिए तो फिर यही आंसर लिखना पड़ेगा, बाकी अननेसेसरी डेटा आपको ऐड नहीं करना है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है कि जो अकाउंट्स जैसे होने चाहिए वैसे बनाए और जो सही डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू, इससे ऊपर कुछ है नहीं। बट इतना लिखने से काम चलेगा नहीं, तो क्या पॉइंट स्पेसिफाई करने वो यहाँ पे आप देख लेना, रिपीटेशन होगा। देखो ऊपर जो डेफिनेशन में बोला था ना, वही पॉइंट्स को यूज किया। एक सेक्शन 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, दैट विल रिप्रेजेंट द अकाउंट्स एज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्मेट फॉलो कर लो, ट्रू एंड फेयर व्यू आ ही जाएगा अपने आप। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट यूज कर लो जो ऊपर देखा, तो 3 पॉइंट्स तो ऐसे ही बन गए। उसी को नीचे देखो वो एक्ट के नाम के साथ समझा दिया, फिर बोला बाकी कंपनीज के लिए जो रेगुलर प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। तो ऐसे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे ये आंसर में। नेक्स्ट पॉइंट रिपीट हो रहा है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस। अभी देख रहे थे जो डेटा मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सेम पार्टीज हैं यहाँ पे, तो अपने फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, चलेगा। फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, शेड्यूल 3। कंसोलिडेशन की बात भी हमने कर ली, वो भी सेम पॉइंट। मैनर ऑफ कंसोलिडेशन, अब मैनर ऑफ कंसोलिडेशन में टेक्निकल बातें उन्होंने कम समझाई है, बेसिक रेफरेंस दिया है कि जो शेड्यूल 3 है आपका एक्ट का, उसके हिसाब से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ही आपको कंसोलिडेशन करना चाहिए। ये बोला प्रोवाइडेड इन केस ऑफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 129 which is not required to prepare consolidated statements under the accounting standards, it shall be sufficient if the company complies with the provisions on the consolidated financial statements provided in schedule 3। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या रूल्स एप्लीकेबल है क्या नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर एप्लीकेबल है तो फॉलो करो, नहीं है तो अदरवाइज जो शेड्यूल 3 बोलता है उतना ही कर लो। तो इधर सेक्शन 133 और शेड्यूल 3 जो आप पे एप्लीकेबल है वो फॉलो होना चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई in respect of preparation of CFS by a company if it meets the following condition। ये सारी कंडीशन फुलफिल करोगे तो रूल्स अप्लाई नहीं होंगे आपके ऊपर, ये बोल दिया। फर्स्ट पॉइंट में इट इज अ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी और इज अ पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी एंड ऑल इट्स अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट हैविंग बीन इंटीमेटेड इन राइटिंग एंड फॉर विच द प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ सच इंटीमेशन इज अवेलेबल डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जितनी भी ग्रुप कंपनीज है आपकी, वो सबने अग्री कर लिया है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, चलेगा, हमको किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है पूरे ग्रुप में। तो जब ऐसा है और अलाउ कर दिया है तो फिर इट इज ओके, आप नहीं भी बनाओगे तो ठीक है, क्योंकि इंटरनली आपकी कोई ग्रुप कंपनी को ऑब्जेक्शन नहीं। दूसरा बोला इट इज अ कंपनी हु सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड और आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। शॉर्ट में बोला अनलिस्टेड एंटिटीज के लिए ऑप्शनल है, CFS नहीं बनाना है तो मत बनाओ, चलेगा। थर्ड पॉइंट में इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार विच आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। आपकी होल्डिंग कंपनी ने जब CFS सबमिट कर ही दिया है, आप सब्सिडरी हो, वापस वही स्टेटमेंट सबमिट करोगे, क्या नीड है। ROC के पास डेटा पहुंच चुका है तो कोई जरूरत नहीं है कि बार बार एक ही स्टेटमेंट फाइल हो। तो होल्डिंग कंपनी ने काम कर दिया, सब्सिडरी वालों के लिए एग्जेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है, एडिशन हुआ है, ये पॉइंट पहले नहीं था। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, अंडरलाइन करना, स्पेसिफिक अनलिस्टेड कंपनीज की बात हो रही है, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी ऑन सच पीरियोडिकल बेसिस एंड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब, टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन प्रिस्क्राइब मैनर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल ऑब्टेन करना, ऑडिट करवाना। लिमिटेड रिव्यू का मतलब कि सारे अकाउंट्स डिटेल में चेक नहीं होंगे, उन अकाउंट्स में से जितनी चीज़ों पे
गवर्नमेंट को रिव्यू चाहिए सिर्फ उतना चेक करवाएंगे, सिलेक्टेड ऑडिट होगा, ऐसा भी हो सकता है। फाइल अ कॉपी विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच प्रोसेस विद सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। इन शॉर्ट अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर ये चीज का बर्डन डाला जा सकता है कि आप भी अपने रिकॉर्ड्स हम जैसे बोल रहे हैं ना वैसे प्रिपेयर करके ऑडिट करवा के रिपोर्ट करो ताकि हम उसको वेरीफाई कर सके, तो ये हो सकता है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वो मैंने आपको बोल ही दिया कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अब यूज होते हैं, फिजिकल रिकॉर्ड्स कोई मेंटेन करता नहीं। अब इसमें नया क्या लेके आए वो देखो। 1 अप्रैल 2022 से ये रूल लगा दिया कि जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो टू मेंटेन द डेटा, उसके अंदर ना ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ऑडिट ट्रेल क्या होता है शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले जब पेपर पे अकाउंटिंग होती थी तो हमारा ऑडिटिंग करने का मेथड भी उस हिसाब से था। फाइल्स होंगी, बिल्स होंगे, वाउचर्स होंगे, लेजर्स होंगे, उसमें एंट्रियाँ होंगी, आप प्रिंट आउट निकाल के दोगे, मैं चेक करूंगा। अब सब कुछ सॉफ्टवेयर में ही जब हो चुका है तो पेपर वर्क रिड्यूस होता जा रहा है अकाउंटिंग में भी। अब जब पेपर वर्क रिड्यूस हो रहा है तो ऑडिटिंग करने का तरीका भी बदल गया है। आजकल जो ऑडिटिंग हो रही है उसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड या सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑडिटिंग करना ऑडिटर को भी आना चाहिए। अब उसमें ये पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जहाँ फिजिकली कुछ लिखा नहीं है, कोई ओवर राइटिंग नहीं है, कोई कैंसिलेशन नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है जो टेंजिबल है। अब सॉफ्टवेयर में एंट्री तो आप फिर किसी भी दिन पे चेंज कर सकते हो, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कब किसने क्या कर दिया, कहाँ फ्रॉड्स हो रहे हैं, कुछ रिवील नहीं होगा। और किसी कोई साइन नहीं, कोई हैंडराइटिंग नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं, मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन क्या करके चला गया। तो इसके लिए ये बोला गया है कि जो भी सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए आप यूज करते हो उसकी ना उसके अंदर एक ट्रेल फाइल अवेलेबल होनी चाहिए। ट्रेल फाइल या बैकलॉग फाइल उसको बोलते हैं। वो ट्रांजैक्शंस को नोट करती जा रही है, कौन से यूजर आईडी से सॉफ्टवेयर में लॉगिन किया वो ट्रेस होगा, कौन सी फाइल को उसने डिलीट किया, कौन सी फाइल को उस यूजर ने मॉडिफाई किया, कौन सी नई फाइल ऐड की, ये सब कौन से ट्रांजेक्शन में चेंजेस किया, ये ना बैकएंड में नोट डाउन हो रहा है। तो आप उस सॉफ्टवेयर में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो एक्टिविटी वो सॉफ्टवेयर नोट डाउन कर रहा है। इन फ्यूचर अगर ऑडिटर को चेक करना हो कि ये एंट्री कब चेंज हुई, कब मॉडिफाई हुई, तो वो ट्रेल अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कब किसने क्या किया मालूम नहीं है। तो ऐसी एक फाइल जो है वो उसके अंदर जनरेट होनी चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर वैलिड है। और अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो सॉफ्टवेयर वैलिड नहीं। क्लियर? इतना उन्होंने पॉइंट ऐड कर दिया और कंपलसरी कर दिया कि ये, और ऑडिट ट्रेल का ऑप्शन डिसेबल भी नहीं हो सकता, कंपलसरी वो ऑन रहेगा। तो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो ना सिस्टम उसको नोट कर रहा है, तो वो ऑप्शन डिसेबल करने का राइट होना नहीं चाहिए। ऑप्शन नहीं हो, मैंडेटरी हो गया, फिर ऐसे रखना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग आप वैसे करा लेना, ये बोला। ठीक है, तो ये 129 के साथ साथ जो पूरी स्टोरी थी आपकी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सेक्शन जो है 130, वो भी छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। चैप्टर लैंग्वेज वाइज टेक्निकल नहीं है वैसे भी। यहाँ पे रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। अकाउंट्स को रीओपन करना मतलब जो साल के अकाउंट्स फाइनल हो गए थे वापस से उसको रीओपन करके उसमें कुछ चेंजेस करने की बात हो रही है। ऐसा तभी हो सकता है जब कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कुछ गलती हुई हो। अननेसेसरी तो अपने ऐसा सब करेंगे नहीं। तो उसका प्रोसीजर यहाँ पे बताया कि ये ट्रिब्यूनल या कोर्ट के ऑर्डर पे हो सकता है। इसको बोलते हैं रीओपनिंग और रीकास्टिंग ऑफ बुक्स। रीओपन करके उसमें चेंजेस करना, दैट इज रीकास्टिंग। Accordingly, a company shall not reopen its books of accounts and shall not recast in its financial statement unless an application to the tribunal in this regard is made by any one or more of the following। मतलब कोई कंप्लेंट करेगा तो ये सब एक्शंस होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, आईटी अथॉरिटी, सेबी, बाकी रेगुलेटरी बॉडीज, एन ऑर्डर इन दिस रिगार्ड इज मेड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन और द ट्रिब्यूनल। तो इनमें से कोई भी अगर जा रहा है कंप्लेंट लेके और कोर्ट या ट्रिब्यूनल इस पर ऑर्डर देता है तो फिर हम अकाउंट्स को रीओपन करने की बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। रीओपनिंग इज परमिटेड ओनली फॉर द फॉलोइंग रीजंस। रीजंस देख लो, या तो पुराने अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए गए थे, ये बात पता चली तो उसको ठीक करना पड़ेगा, या फिर मिसमैनेजमेंट हुआ था, मिस्टेक्स और एरर्स बहुत सारे हुए थे जिससे सही अकाउंट्स नहीं दिख रहे। अगर रीओपनिंग और रिकास्टिंग का मौका मिलेगा तो हम उसको ठीक से प्रेजेंट कर पाएंगे और उसमें करेक्शंस कर पाएंगे। तो ये रीजंस है। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ये सब चेंजेस अलाउ करने से पहले सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऊपर जितने नाम लिखे थे ना उनको एक नोटिस फॉरवर्ड करेगा कि भाई ये एंटिटी का अकाउंट्स रीओपन रिकास्ट करने की एप्लीकेशन किसी एक ने दी है। बाकी आप लोग भी देख लो, किसी को कुछ बोलना है, कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बता सकते हो, नहीं है तो फिर हम ये चीज अलाउ कर रहे हैं, वैसा हो सकता है। अकाउंट्स हो रिवाइज्ड और रिकास्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल। मतलब बार बार चेंजेस नहीं कर सकते, एक बार जो कर दिया ना फाइनल है। अब इसमें बोला कि कितने पुराने अकाउंट्स आप रीओपन कर सकते हो, तो बोला 8 साल से पुराने रीओपन नहीं हो सकते। रीजन ये है कि 8 साल के बाद अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं होता। तो 8 साल से पुराने अकाउंट्स रीओपन करने का ऑर्डर दोगे, कंपनी बोलेगी हमारे पास तो रिकॉर्ड्स है ही नहीं, डिलीट कर दिए, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गए, अब क्या करोगे?
तो वो सेंसिबल नहीं है कि आप उससे पहले का अलाउ करो। हाँ, अगर किसी कंपनी को स्पेसिफिक ऑर्डर दिए गए थे कि आप अकाउंट्स को तब तक डिस्ट्रॉय मत करना जब तक हम नहीं बोल देते, जो पीछे अपन ने देखा 8 ईयर्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक ना बोले तब तक, तो उस पॉइंट में फिर पुराने ड्यूरेशन के अकाउंट्स को रीओपन करने की बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके साथ साथ जैसे ये बोला था कि यहाँ पे जो रीओपनिंग और रिकास्टिंग या रिवीजन हो रहा है वो किसके कहने पे हो रहा है, वो किसी अथॉरिटी की कंप्लेंट पे हो रहा है। वैसे ही 131 उससे कनेक्टेड है, वहाँ वॉल्यूंटरी रिवीजन की बात हो रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट को कुछ गलती नजर आ गई या उनको बेटर प्रेजेंट करना है या एरर्स को करेक्ट करना है, तो क्या वो खुद से भी रीओपन करने की बात कर सकते हैं? क्या वो खुद जा सकते हैं ट्रिब्यूनल को पूछने के लिए? तो इसमें बोला है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो कट डाउन कर दिया। पिछले में तो 8 ईयर्स तक बोला था, यहाँ पिछले 3 साल के अकाउंट्स की बात की है। ठीक है, तो 131 अलाउज द डायरेक्टर्स टू प्रिपेयर रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड्स रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल से तो पूछना ही पड़ेगा। If it appears to them that the company statement or report do not comply with the requirements of the given sections, तो कहीं कुछ नॉन कंप्लायंस हो गया और आपको बाद में रियलाइज हुआ, तो आप इसको चेंज करने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अब ट्रिब्यूनल ये एप्लीकेशन आते ही बाकी सबको बता देगी कि ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आई है, आपको कुछ बोलना है तो बोल लो, उसके बाद रिवीजन करना अलाउ कर सकते हैं। फिर बोला सच रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड और फाइल्ड मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो साल में एक ही बार आप इस तरीके का रिवीजन कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। अगले साल फिर वापस से रिवीजन की बात करोगे तो चलेगा, लेकिन वो भी सेम ईयर के लिए तो नहीं होगा, डिफरेंट ईयर के लिए होगा तो बात अलग है। क्योंकि एक बार आप करेक्शन कर लो, कितनी बार करेक्शंस करोगे? तो पहले ही आप ठीक से उसको बना लो तो सही। डिटेल्ड रीजंस फॉर रिवीजन शैल ऑल्सो बी डिस्क्लोज, वो करना ही पड़ेगा कि क्यों रिवाइज किया, क्या मिस्टेक हुई, बताना तो पड़ेगा। वेयर कॉपीज ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट हैव बीन सेंट आउट टू द मेंबर्स, डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार और लेड बिफोर द कंपनी जनरल मीटिंग, रिवीजन मस्ट बी मेड कन्फाइंड टू। इन शॉर्ट आपको नए डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे कि करेक्शन के बाद क्या अकाउंट्स बने, वो सबको अपडेट करना पड़ेगा जिनको पुराने डॉक्यूमेंट्स दिए। तो ये यहाँ पे 131 की पूरी स्टोरी, दैट इज वॉल्यूंटरी रिवीजन। और आंसर में पूछना है, एक सेक्शन यूज करना है, तो इतना भी कंटेंट इनफ है। आपको पता है ये वेटेज में तो 2 मार्क्स का आंसर भी बना सकते हैं और 6 मार्क्स का भी आ सकता है, तो ये सेक्शन यूज कर सकते हैं। सिग्नेचर वाले में आपको सिर्फ पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन कौन करता है। यूजुअली होता है डायरेक्टर्स, जिनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो, एक अदरवाइज हो, और उसके साथ साथ या तो कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, ये पॉइंट रहेगा। तो जनरली ऐसी कंडीशन ही आती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा पार्ट आपका कंप्लीट है। बाकी कितना बचा है? सर थोड़ा ही खत्म ही कर लेते हैं, क्या करें, करवा दूँ 2 पेज ही हो जाएगा। चलो, ज़्यादा है नहीं कंटेंट, चलो देख लेते हैं, हो जाएगा। ज़्यादा कंटेंट ही नहीं, हार्डली 5 मिनट लगेगी, क्यों बाकी रखें। राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं मेन पॉइंट समझा देता हूँ, लैंग्वेज आप आराम से पढ़ लोगे तो चलेगा। अभी वर्ड टू वर्ड उतना डिस्कस करा रहा हूँ जितना नीडेड है, अननेसेसरी चीज़ अभी नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी प्रिपेयर होते हैं वो रिसीव करने का राइट शेयर होल्डर्स का रहेगा या नहीं रहेगा? आप कंपनी के मालिक को आपको अकाउंट्स नहीं बताएंगे, किसको बताएंगे? तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव करने का हर मेंबर का राइट रहेगा, ये बोला हुआ है। फिर बोल रहे हैं कि कंपनी की जो मीटिंग है एजीएम, जिसमें अकाउंट्स फाइनल होने वाले हैं, उसके 21 डेज पहले एटलीस्ट ये अकाउंट्स का डेटा या कॉपी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड हो जानी चाहिए, या तो फिजिकल फॉर्म में या ईमेल पे आप भेज दो तो भी चलेगा। आजकल कंपनीज वो ईमेल पे ना पीडीएफ के फॉर्म में शेयर करती है, तो आप लिंक से डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उल्टा ईजी हो गया है। तो 21 डेज वाला पॉइंट तो हमने अभी जनरल मीटिंग में भी पढ़ा था कि एजीएम का नोटिस 21 क्लियर डेज पहले देना पड़ता है, तो तभी तो ये डेटा प्रोवाइड करोगे ताकि वो मीटिंग में आने से पहले इसका पूरा एनालिसिस कर सके। ये कंडीशन है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट उसमें बोला वो आपको ध्यान होगा, 21 डेज नहीं बचे हैं और उससे पहले अगर मीटिंग करनी है तो हो सकता है 95% मेंबर्स का रेफरेंस, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। तो दोनों चीजें सेम है, एक में वो शेयर कैपिटल वाली कंपनी बोली, एक में उसके बिना। तो 95% वोटिंग पावर या 95% पेड अप कैपिटल, हम पढ़ चुके हैं ये सब। लिस्टेड कंपनीज के लिए भी ये सब ऑब्लिगेशंस रहेंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। सेक्शन वही है, 136 का रेफरेंस ही आ रहा है। इन केस ऑफ कंपनी हु शेयर्स आर लिस्टेड, provision of 136 shall be deemed to have been complied with if the copies of the documents are made available for inspection at its registered office during working hours। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकली एक एक मेंबर को कॉपी भेजना अगर पॉसिबल नहीं है या ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो रिकॉर्ड्स है आपके वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ओपन रख दो कि बिजनेस आवर में जिस मेंबर को आके इंस्पेक्ट करना है कर सकता है। तो वो भी अवेलेबल कराने के बराबर हो गया,
ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है ना, वो हो रही है। प्रैक्टिकली सबको भेजना इम्पॉसिबल है तो ये करो, और आज की डेट में इम्पॉसिबल है नहीं, ईमेल वाला ऑप्शन तो है ही। पीडीएफ तो भेज ही सकते हैं ना कम से कम, अगर फिजिकल कॉपी नहीं भेजनी, क्योंकि उसमें खर्चा होगा ना, कॉपीज प्रिंट कराओ, एनवेलप बनाओ, सबके यहाँ कोरियर करो, बहुत महंगा पड़ जाता है। तो उसके बदले एक ये रजिस्टर्ड ऑफिस वाला ऑप्शन, दूसरा ईमेल वाला ऑप्शन, वो रीजनेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई अ कॉपी ऑफ द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू सच शेयर होल्डर्स हु आस्क फॉर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मांग रहा है उसको तो स्पेसिफिक प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ये तो इम्प्लाइड है। फर्दर, in case of all listed companies and such public companies which have a net worth of more than 1 crore rupees and turnover of not of more than 10 crore rupees, the financial statement may be sent। ये बोल दिया कि अगर इस अमाउंट से ऊपर ये चीज़ें हैं, नेट वर्थ और टर्नओवर, तो उसमें आप फिनेंशियल स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हो। वो हमने बात की कि जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं उनका ईमेल आईडी तो होता ही है हमारे पास, उसके बेसिस पे। वेयर शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डिंग इज हेल्ड अदरवाइज देन बाय डीमैट to such members who have positively consented in writing for receiving it by electronic mode। जो फिजिकल शेयर्स होल्ड करते हैं ना, उनको भी पूछ लो, आपको ईमेल करे तो चलेगा, जो कंसेंट दे रहा है उसको ईमेल कर दो, ताकि फिजिकल कॉपीज मिनिमम भेजनी पड़े, ये काम हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए तो डिस्पैच करना ही पड़ेगा। एवरी लिस्टेड कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्लेस इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन इट्स वेबसाइट। कंपनी की वेबसाइट पे आप अपलोड कर दो। सब्सिडरी कंपनीज अगर आपकी हैं तो उनके सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे और वो भी वेबसाइट पे अपलोड करने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट में फॉरेन कंपनीज वाला बोल दिया। फॉरेन एंटिटी आपकी है या फॉरेन सब्सिडरी है या फॉरेन कंपनी होल्डिंग है और आप यहाँ पे सब्सिडरी हो, तो वहाँ के जो अकाउंट्स है वो भी इंडियन एंटिटी या इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं, जो आपका होम कंट्री है, ये भी बोला। और अगर वहाँ के अकाउंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में मेंटेन नहीं हो रहे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक ट्रांसलेटेड कॉपी यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये फॉरेन कंपनीज के रिलेटेड स्पेसिफिक कंडीशन हो गई। फॉरेन सब्सिडरी, नीचे वही पॉइंट आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी रिपीट है, हमने पढ़ लिया। राइट टू इंस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया, मेंबर आके ऑफिस पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, हमने देखा था ना, वर्किंग डे पे, बिजनेस आवर्स में आके इंस्पेक्शन कर सकते, ये सेम कंडीशन। 137 में आरओसी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने पड़ेंगे, उसके लिए फॉर्म नंबर है AOC 4 और टाइम लिमिट है AGM में अप्रूवल के 30 डेज के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप आरओसी में सबमिट कर देना। उसमें और इंस्टेंसेस बताए, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अडॉप्टेड एट द AGM और एडजर्न्ड AGM, सच अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद आरओसी। पहले क्या होता है ना, AGM में अकाउंट्स अप्रूव होते हैं, फिर आरओसी में फाइल होते हैं। अब अगर AGM में अकाउंट्स फॉर एनी रीजन अप्रूव नहीं होते तो इसकी वजह से आप आरओसी को होल्ड पे नहीं रख सकते। आरओसी ने बोला, बोले कोई बात नहीं, अनअप्रूव्ड ही है ना, अकाउंट्स तो बने हैं ना, जो है वो तो सबमिट करो, हम देखे तो सही आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए या नहीं किए। तो वो आपसे अकाउंट्स मांगेंगे तो सही, भले इंटरनल अप्रूवल बाकी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद द आरओसी शैल टेक देम एज प्रोविजनल, वो तो टेम्पररी हो गया। द ओपीसी शैल फाइल द कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडॉप्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। तो ओपीसी के लिए 180 डेज बोल दिया, या तो एक ही मेंबर होता है और तो कोई मेंबर्स है ही नहीं, लेकिन फिर भी टाइम ज्यादा दिया है। द कंपनी शैल ऑल्सो अटैच द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरीज, वो बात ऊपर भी हो गई थी, रिपीट। फॉरेन सब्सिडरी वाला पॉइंट सेम आ रहा है। एक और सेकंड लास्ट पॉइंट में देखना है, टर्म है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, SBRL करके या XBRL फॉर्मेट करके बोला हुआ है। तो ये रिपोर्टिंग का काम है, वेबसाइट पे उनकी आपको डेटा सबमिट करना पड़ेगा इस रिपोर्ट के फॉर्म में, जो भी डेटा उन्होंने मांगा है। तो ये अभी ज़्यादा डिटेल में अपने नहीं जाएंगे, वो प्रैक्टिकली जब आप पढ़ोगे तो या इंटर्नशिप में आप देखोगे तो इसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और लास्ट पॉइंट में, अगर AGM होती ही नहीं है सपोज तो फिर क्या, फिर वो 30 डेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने वाले पॉइंट का आपने क्या करेंगे। तो वहाँ पे बोल दिया कि अगर AGM नहीं हुई तो AGM होने की एक ड्यू डेट होती है या नहीं होती, डेडलाइन होती, वो डेडलाइन से 30 डेज में आपको अकाउंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो आरओसी ने बोला अकाउंट्स तो हमें चाहिए, आप अप्रूव करा लो AGM में, उसके 30 डेज में सबमिट करो तो वेल एंड गुड। अप्रूव नहीं हुए तो टेम्पररी बेसिस पे भी सबमिट कर दो। AGM ही नहीं हुई तो उसकी भी जो डेडलाइन होती है वहां से 30 डेज में सबमिट करो, लेकिन अकाउंट्स के सबमिशन के बिना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसके साथ आपका ये टॉपिक यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो रहा है रिगार्डिंग अकाउंट्स। ठीक है, डन।